हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आपको पता है कि मात्र 2 महीना बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इसी समय को ध्यान में रखते हुए हम लेकर के आए हैं साइंस का टॉप 120 VVI क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, एकरा में कोई शक नहीं है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए। इस क्वेश्चन का जो सीरीज है, इसमें हम आपको कराएंगे 120 साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लिख करके कॉपी में रखिए और उसको याद करिए। और परीक्षा के बाद आप भी आकर के कहिए कि हाँ, यही सारा प्रश्न आया था परीक्षा में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको बता देता हूँ, ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो इस बार बोर्ड परीक्षा में तबाही मचाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है। संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है। काफी VVI प्रश्न है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, और संभावना है कि अबरी भी पूछिए ले। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब धातु को अधिक समय तक खुले वायु में छोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जब धातु को अधिक समय तक खुले वायु में छोड़ दिया जाता है, तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल वाष्प के साथ मिलकर के क्या करता है? अभिक्रिया करता है और अपने ऊपर किसका परत बना लेता है? ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। इस क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। मैं आपको ये बात बता देता हूं कि इस सीरीज में जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे दिमाग में आपका प्रवेश करेगा यह सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझिए और इसको याद करिए। तो संक्षारण क्या है? जब धातु को अधिक समय तक, लंबे समय तक यानी खुले वायु में छोड़ देते हैं, तो खुले वायु में जो ऑक्सीजन और जलवाष्प उपस्थित है, वो धातु के साथ क्रिया करता है और अपने ऊपर किसका परत बना लेता है? ऑक्साइड का परत बना लेता है। जौन धातु रहेगा उसका ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग संक्षारण। अब संक्षारण को कैसे रोका जाए? संक्षारण को ही जंग लगना कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि जंग लगना क्या है, तो बताइएगा कि जो संक्षारण का क्रिया है उसी को हम जंग लगना भी कहते हैं। अब संक्षारण हो गया, अब इसको संक्षारण होने से पहले कुछ उपाय है जिसको करने से हम इसको रोक सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि धातु के सतह पर पेंट लगा करके, क्या करके? पेंट लगा करके। अगर धातु के सतह पर हम पेंट लगा दें तो संक्षारण रुक सकता है। दूसरा तरीका है कि धातु के सतह पर ग्रीस लगा करके, क्या लगा करके? ग्रीस लगा करके भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि धातु के सतह पर कम क्रियाशील धातु जैसे जिंक हो गया, इसका पेंट करके यानी गैल्वेनीकरण करके, जस्तीकरण करके हम क्या कर सकते हैं? धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधा सेट हो गया होगा। आपसे पूछा जाएगा कि संक्षारण क्या है, इससे बचने का उपाय बताएं, तो आपको बताना है कि जब लंबे समय तक धातु को हम खुले वायु में छोड़ देते हैं, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जलवाष्प जो धातु का सतह है इससे अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उस पर ऑक्साइड का परत बन जाता है और जंग लग जाता है। ठीक है, यही पूरा घटना जो हुआ इसको हम संक्षारण कहेंगे या जंग लगना कहेंगे। संक्षारण को रोकने के लिए हम 2-3 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला पेंट लगा सकते हैं, दूसरा ग्रीस लगा सकते हैं, और तीसरा क्या कर सकते हैं? कम क्रियाशील धातु, जो कम में अभिक्रियाशील हो, उस धातु का लेप लगा देते हैं धातु के ऊपर, ताकि जो कम क्रियाशील धातु है वही ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में रहे, जिससे अभिक्रिया ना हो। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है, इतना आप लिख दीजिएगा, तो धरती पर कोई नहीं है जो नंबर 1 को काट सके। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके नाम तथा कार्यों को लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका नाम और ऊपर की काम है, ये सबको लिखें। तो देखिए ध्यान से। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, सबको पता है 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? तो एक है सबसे पहला छेदक, या इसी को कृंतक कहते हैं। ठीक है, कृंतक, और इसका अंग्रेजी में नाम है इंसिजर। ये दांत क्या करता है? ये दांत वस्तु को काटने के लिए जाना जाता है, मतलब वस्तु को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास दांत का प्रकार क्या है? भेदक। भेदक या इसी को रदनक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में केनाइन कहते हैं। ये दांत क्या करता है? वस्तु को फाड़ने में मदद करता है, जैसे हम लोग कितारी वगैरह खाते हैं ना, तो फाड़ने में मदद करता है। तीसरा हो गया अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक। ये दोनों दांत क्या करता है? भोजन को पीसता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और मुंह में मिलाता है। ठीक है, अग्रचवर्णक और चवर्णक ये दोनों मिलकर के, प्री मोलर और मोलर मिलकर के वस्तु को चबाने में, वस्तु को छोटा छोटा टुकड़ा करने में मदद करता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन आपका टकाटक हो गया। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख दे, और इस सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ध्यान से देखते रहिए। हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए, तीसरा प्रश्न है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है।
अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि अमाशय में पाचक रस की निम्न भूमिका है, जो इस प्रकार है। देखिए, अमाशय में पाचक रस जो होता है, ये अमाशय के पाचक रस में पाए जाने वाला जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, ये अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। अघुलनशील प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। दूसरा, पकवाशय में पाचक रस में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, ये पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन के पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। भाई ये दो दो पॉइंट लिख देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि अमाशय के पाचक रस में पाए जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि पकवाशय में पाचक रस में पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। ये बात आपको लिख देना है, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारे पास क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री का उल्लेख करें। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना ये होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या है, ठीक है। और अगर इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमको नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक नंबर दूंगा या स्क्रीन पर आपको शो करेगा, उस पर आपको 51 रुपीज पे करना होगा और इसका हैंड रिटेन पीडीएफ जो है आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री क्या है। तो नंबर 1, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जल और चौथा है क्लोरोफिल या पर्णहरित। ये 4 आवश्यक पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इनमें से अगर कोई एक चीज भी नहीं रहता है तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया अधूरा हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। आपको समझ में आ गया होगा, नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5वां प्रश्न जो है वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही वायरल प्रश्न है। इस प्रश्न का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो बहुत ही दर्दनाक है। जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? इस प्रश्न को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से समझिए, एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या है कि जाइलम जो होता है इसकी कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, पहला अंतर। दूसरा बात कि जाइलम जल तथा खनिज लवण का जो परिवहन है, जाइलम जो है वो जल तथा खनिज लवण का परिवहन कहां से कहां तक करता है? नीचे से ऊपर की ओर करता है, यानी जड़ से लेकर के पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन विभिन्न दिशाओं में करता है, ठीक है। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ध्यान से समझिए एक बार। सबसे पहला, इसकी कोशिकाएं मृत होती है और ये फ्लोएम है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। दूसरा बात कि जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। याद रखना है, ज से जाइलम होगा तो ज से जल होगा, ठीक है। फ से फ्लोएम होगा तो फ से क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा। यानी जाइलम किसका परिवहन करेगा? जल का। और फ्लोएम किसका परिवहन करेगा? फूड यानी खाद्य पदार्थ का। तो जाइलम जल का, जल और तथा खनिज लवण भी इसका परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा बात क्या हो जाएगा कि जाइलम जो है वो जल तथा खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है पौधे में, जबकि फ्लोएम ऐसा नहीं करता है। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों को पत्तियों में जबकि खाद्य पदार्थ बनता है, उस खाद्य पदार्थ को पूरे पौधा में फैलाता है, यानी एक स्थान से विभिन्न स्थान तक ले जाने का काम करता है। इसका मतलब फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो विभिन्न दिशा में होता है। आशा करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और अगर इसका रिटेन पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न को। प्रश्न ये है कि किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? दोनों एक ही कहा जाता है, या तो किरण पुंज कहे या प्रकाश पुंज कहे, बात दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश के किरणों का समूह रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। आपसे अगर खाली ये पूछे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आपको ये लिखना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। नीचे लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि लिख दीजिएगा तो दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। परावर्तन के नियमों को लिखें। यहाँ पर बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं और कौन कौन है, और साथ ही साथ में ये लिखना है कि इसका जो किरण आरेख होगा, किस प्रकार से परावर्तन होता है, इसको भी दर्शाना है।
और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 2022 में, 2024 में और इससे पहले वाला एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, अगर परावर्तन पूछे तब यो दो ये नियम है, अपवर्तन के भी दो ही नियम है, ठीक है। कौन कौन है? सबसे पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो आपतन कोण का मान होगा वही परावर्तन कोण का मान होगा। ये बस दो सिंपल सिंपल नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। और दूसरा का ये है कि आपतन कोण का जितना डिग्री मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, और अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, कमेंट करके बताइए। तो अब हम लोग देखते हैं इसका किरण आरेख। किरण आरेख क्या है? तो ये एक समतल सतह है, ठीक। इस सतह पर से एक प्रकाश का किरण आ रहा है ऐसे, तो इसे कहेंगे हम लोग आपतित किरण। आने वाला प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और टकरा करके कुछ प्रकाश की किरण जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छेद तो है नहीं, टकरा के चला जाएगा, तो जाने वाला प्रकाश की किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री के कोण से अभिलंब खींच दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है उसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर, दोनों का मान हमेशा संतुलित यानी बैलेंस रहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। दूसरा का कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों कहाँ होगा? एक ही समतल में होगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या एकदम नहीं होना चाहिए। ये सारा प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं। अगर आप इस सीरीज में जुड़े रहे लास्ट तक, 120 तक क्वेश्चन तक, तो आपके साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यह सीरीज उन लोगों के लिए ही है जो साइंस में कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि साइंस में मेरा 95 प्लस नंबर आए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इन सभी क्वेश्चन के बाद आपका भी बम बम साइंस में नंबर आएगा। तो इसी बात के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे वाला क्लास में हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।